जब आप अपना 200% दोगे इन द फॉर्म ऑफ मेहनत कर्म, तो विधाता फिर तो अच्छी होगी, आपका भाग्य अच्छा होगा तो डबल सक्सेस आएगी। भाग्य अच्छा नहीं होगा तो सिंगल सक्सेस तो आएगी ना, क्योंकि हमने तो 200% मेहनत की है, राइट। 100% करोगे तो 50% सक्सेस आएगी। बेटर है कि 200% मेहनत करो, 100% सक्सेस तो आ ही जाएगी, है कि नहीं? तो बस यही मैं बोलूँगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहनीश जोशी एंड वेलकम टू द टीसीसी द चैट कार्ड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला पॉडकास्ट। नेचुरल हवाएं, नेचुरल खाना, नेचुरल ड्रिंक्स, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन। जी हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हमारे पहले पॉडकास्ट के, वो एक ऐसी हस्ती है जो ये सब चीज़ को फॉलो करती है और पूरी दुनिया इन्हें फॉलो करती है। जी हाँ, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, let me introduce Dr. Smita Naram. Thank you. डॉक्टर स्मिता नरम मैम, थैंक यू। आप हमारे पहले पॉडकास्ट का पहला हिस्सा बनी। हमने जब माई प्लेजर, रियली माई प्लेजर। थैंक यू मैम। एक्चुअली हमने जब इसके बारे में सोचा, जब हमारा डिस्कशन हुआ, तब एक ही नाम था दिमाग में, डॉक्टर स्मिता नरम। बिकॉज हम आयु शक्ति के बारे में जब से हम जानते हैं तो वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड। इसलिए एक हमारा सपना था और आपने हमें टाइम दिया, सो थैंक यू मैम। प्लेजर, रियली प्लेजर। यू आर जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर एंड आपके सारे दर्शक मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। Yes, ma'am. आई लाइक टू डू माई बेस्ट टू हेल्प। थैंक यू मैम। सो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम। सो मैम, जैसे एक सेलिब्रिटी होता है, ठीक है, लोग उन्हें पर्दे पे देखते हैं, ठीक है, लोग आपको जानते हैं एज अ ब्रांड ऑफ आयु शक्ति आयुर्वेदा फ्रॉम लास्ट 1987 आई थिंक। यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैम जो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं, लाइक हु इज एक्चुअली डॉक्टर स्मिता नरम। राइट। सो मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ बताना चाहेंगे आपके चाहने वाले लोगों को? मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो एक इंसान की ज़िंदगी जैसी होती है वैसी ही है। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी थी, मेरे हस्बैंड तो अब नहीं रहे, और मैं कॉरपोरेट की लीडर भी हूँ, Yes. पर वहाँ पर भी मैं एक इंसान हूँ। क्योंकि मैं मेरे लोगों से ऐसे ही कनेक्ट करती हूँ जैसे कि वो एक इंसान है और मैं एक इंसान हूँ। तो मेरे लिए सारे लोग एक ही है। मैं ऐसे समझती हूँ कि जब मैं घर आती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे रोल्स है, पहले वाइफ का भी था, अब नहीं है, पर माता, उसका एक रोल है। उसके बाद मेरी पूरे परिवार, यानी मेरे भाई, उसका फैमिली, मेरे देवर, उसका फैमिली, मेरी ननद, उसका फैमिली, वो पहले मेरे सास ससुर थे, उनका भी मैंने वैसे ही ख्याल रखा जैसे कोई आम औरत ख्याल रखती है, और खुद की सेहत। तो ये सारे रिश्ते, यानी कि रिश्ता मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे डिस्टेंट नियरेस्ट फैमिली लाइक ब्रदर वगैरह के, ये सारे रिश्ते मैं ऐसे ही निभाती हूँ जैसे एक आम इंसान निभाता है। और मेरे लिए मैं एक रोल करने यहाँ आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पे इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, तो वो मेरा रोल है, उसमें मुझे कोई अहम नहीं है। मैं विनम्र हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में सच्चे मायने में सेहत ला सकती हूँ, और ऊपर वाले ने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी। सो मेरी ये पर्सनल निजी लाइफ ये है कि सुबह उठ के मैं अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देती हूँ, ऑफ कोर्स। वो तो मैम दिख ही रहा है उसके बारे में कोई उसके डाउट नहीं अलावा है। खाना पीने, फिर मेडिटेशन, ये सब Yes. मेरा सुबह होता है। फिर मेरी लर्निंग का टाइम है सुबह, तो मैं नई नई चीज़ें सीखती हूँ, नई, क्योंकि जब मैं अपने आप को एक्सपांड करूँगी तो आयु शक्ति एक्सपांड होगा। Yes. तो अंदर का जो वर्ल्ड है, वो हमारा अंदर का विश्व हमारा बाहर का विश्व बनाता है। जी। तो हमारे अंदर के विश्व के ऊपर मैं बहुत काम करती हूँ। और उसके बाद एवरी डे भगवान के पास जब मेडिटेशन करती हूँ तो मैं सिर्फ दो ही काम करती हूँ। एक, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कुछ नहीं मांगती मैं, थैंक यू, बस थैंक यू हमेशा।
और दूसरा मैं उनको प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सक्षम बनाए, मुझे ऐसे सक्षम बनाए कि जिसमें मैं मेरे इरादों में एकदम क्लियर रहूं हमेशा। उसके बाद उस इरादे को कैसे पार उतारना है, कैसे हमें अचीव करना है एज ए टीम, क्योंकि आयुष शक्ति में 400 लोग विश्व भर में काम करते हैं। जी, यस, आई नो दैट। भारत में शायद 300 है, लेकिन 250-150 लोग यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जगह पे हमारे अलग अलग तरीके से जो पार्टनर्स है, तो ये सब की जिम्मेदारी मेरी है और उनके थ्रू गोल्स अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे सक्षम बनाए, ये मेरी प्रेयर रहती है। मैं उनसे कभी ये नहीं मांगती कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है ऐसी चीज़ मांगना। यानी ईश्वर से तो हमें ये मांगना है कि हमें सक्षम बनाए और हमें थैंक यू बोलना है जो हमारी ज़िंदगी में। तो यही मेरा पर्सनल जो लाइफ है, मेरा अंदर का विश्व है, वो यही है। मैम, जैसे आपने अभी कहा, यही चीज़ है जो हमें भी इंस्पायर करती है। एंड आपने जैसे एक बात कही, लाइक आप एक हाउसवाइफ है, हाँ। आपका एक बेटा है और आप इतनी बड़ी एम्पायर को संभालती हो। मैम, इसमें अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो आप इसको कैसे संभालते हो? बहुत अच्छा सवाल किया मोनिश, बहुत अच्छा सवाल किया, थैंक यू। इनफैक्ट जब मैंने काम शुरू किया था तब हमारे पास जेब में 28 रुपये थे। रहने को घर नहीं था। मैं और मेरे हस्बैंड शादी के बाद पेइंग गेस्ट करके रहते थे। और उस वक्त हमने जब शुरू किया तो बहुत हार्डवर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। 5 से 7 साल में हमने अपनी खुद की फैक्ट्री बना ली थी। मतलब हमने इतना कमा लिया कि अपनी खुद की मेहनत से हम फैक्ट्री, और उस दौरान हम विश्व में बहुत सारे देशों में घूम के वहाँ पे हम पर्सनल कंसल्टेशन भी देते थे। वहाँ के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो डॉक्टर्स ट्रेनिंग मेरा काम था, जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा माहिर होते जा रही थी। तो उस दौरान हमें ये नहीं समझ में आया कि कहाँ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो मिक्सअप हो रही है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा फाइनेंशियली हम ठीक हुए तो मेरी समझ में आया कि यदि मुझे अच्छी सेहत रखनी है और यदि मुझे हमेशा कॉन्स्टेंटली इस दुनिया में आयुष शक्ति का ग्रोथ लाना है, तो मुझे अपने आप को काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से जीना पड़ेगा। तब जाकर के मैं हर एक को अपना टाइम दे पाऊंगी। और मेरा ये गोल रहता है कि मैं जिस चीज़ में टाइम दे रही हूँ वहाँ मैं 200% दूँ उस दौरान। तब मैं दूसरा कुछ नहीं करती। तो जैसे कि सुबह मेरा फिटनेस का टाइम है, तो वहाँ मैं एकदम से फोकस करके वही करती हूँ। उसके बाद और मेरा बेटा जब देखता है ना, वो कभी कभी बोलता है, मम्मी तुम तो बहुत ज़्यादा कर रही हो। पर ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस उम्र में भी हिमालय ट्रैक करने जाती हूँ। कई बार जा चुकी हूँ, अभी वापस मार्च में जाऊँगी मैं। तो आई लव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर माई फिटनेस। तो वो टाइम जो होता है वहाँ वही होता है। उसके बाद जब मेडिटेशन करती हूँ, जब भगवान के साथ मेरी बातें चलती है 15-20 मिनट तक रोज़, तो उस समय मैं उनको प्रार्थना करती हूँ। उस द्वारा मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ और मैं उनके बोलती हूँ कि मुझे सक्षम बनाए। बस ये मेरे गोल्स है। हम दुनिया में इतने लोगों को मदद करना चाहते, हम इतने लोगों के ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन करना चाहते। पैसा नहीं मांगती मैं बोलती हूँ क्योंकि भगवान के पास तो स्पिरिचुअल बातें करनी होती है। तो उस समय फिर वो वही फोकस है स्पिरिचुअल। सो उस तरीके से वो दरमान, और फिर मैं शांति से एकदम क्वाइटली बैठ के अंदर अंतरात्मा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो मैं अंतरात्मा की बातें सुनती हूँ। तो तब पता चलता है कि भगवान बोल रहा है कि भाई तू ये कर, इस दुनिया में तू ये कर। और वहाँ से अलग अलग प्रकार के विजन पैदा होते हैं जो मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। वो इंस्पायर करते हैं कि ये भाई ऊपर वाले की दी हुई मेरी पाथ है, यहाँ मुझे भेजा गया है ऊपर वाले ने। तो ये वो हो गया। उसके बाद में मैं खुद सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि जब हमें काम करना है, कांस्टेंट सक्सेस लानी है, तो अपने आप को अंदर से बढ़ाते रहना पड़ता है। जी मैम। और ये रोज ही करना पड़ता है, ट्रस्ट मी। खाना तो आप रोज खाते हैं, यस मैम, बराबर। तो फिर
और फिटनेस के लिए शरीर भी रोज बनाते हैं, राइट? आपका भी शरीर बना हुआ है तो विजिबल है कि आप भी फिटनेस करते हो, जी मैम, मैं है ना? करता हूँ। तो वो रोज ही करेंगे तब तो मसल बनेगा ना। Yes, तो वैसे ही माइंड की जो ट्रेनिंग है ना वो रोज लेनी पड़ती है, रोज Yes, ma'am. रोज अच्छा पढ़ना चाहिए, रोज अच्छी चीजें सुननी चाहिए। और जहाँ पे आप अटक रहे उस चीज, आज इंटरनेट इतनी अच्छी चीजें ने, वहां से ढूंढो और उस बारे में सीखो। तो ये हो गया। और मैं केवल 11 से 6 के बीच में काम करती हूँ इन जनरल। Okay. कभी कभी क्लिनिक होती है अब महीने में 3 बार, तब थोड़ा ज़्यादा होता है। बट कॉरपोरेट का जो मेरा काम है लीडरशिप का, उसमें वैसे ही। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बेटे के साथ 150% देना है। यस मैम। तो जब वो जन्म हुआ, सुबह उसको मैंने टाइम दिया, उसको स्टोरीज की, सो ही बिल्ड हिज पर्सनालिटी। मैंने कम से कम उसको 3000 स्टोरीज बोली है ओह वाह। 12 साल में। हमारा सुबह का टाइम रहता था, अब वो बड़ा हो गया, खुद ही पढ़ता है, अच्छी चीज़ें खुद ही पढ़ रहा है। तो और हम शेयर करते हैं, बैठ के बोलते हैं अच्छा ये बहुत अच्छा है पढ़ो, वो मुझे बोलता है मम्मी ये बहुत अच्छा है तू पढ़, तो हम दोनों शेयर करते हैं। तो अभी दोस्ती हो गई। पर पहले छोटा था तो ये उसको बिल्ड करने के लिए मैंने तय किया खाना बनाना ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका मैं कैरेक्टर बनाऊँ। जी और वो कैरेक्टर में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे वो जो चाहे वो करे। जी मैम। उसने तय किया कि मैं आयुशक्ति में लीड करूंगा आगे चल के, वो उसकी चॉइस है। ऑब्वियसली मैं कभी थोपना नहीं चाहूंगी। नहीं, सही बात। माँ बाप को कभी अपनी चॉइस बच्चे पे नहीं थोपनी है। बच्चे को खुद को ढूंढना है कि उसे क्या पसंद है। सही बात। उसको मज़ा आ गया, उसको लगा यही मुझे पसंद है, तो उसने तय किया। एंड मैं और मेरे हस्बैंड ने उसे समय दिया। तो इस तरीके से काम करना है कि जहाँ पे जो काम, जैसे 11 से 6 में मैं इतना कंसंट्रेशन से काम करती हूँ कि जो आदमी मेरे साथ होता है वो भी मेरे से कंसंट्रेट हो जाता है जी। और उसमें से रिजल्ट आते हैं। यस मैम। लेकिन 6 के बाद मैं जो है कि थोड़ा सा हल्का वॉक करने के बाद मेरे बेटे के साथ टाइम बिताता हूँ। वहाँ पे सिर्फ हम मज़ा मस्ती करते हैं। यस। यदि हमें काम की बात करनी है तो हम उसका एक टाइम फिक्स करके रखा हुआ है, तब करके हम नहीं करते बात। तो इस तरीके से आप जब डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो हर चीज़ में अपना योगदान दे सकते हो। सही बात। उसी तरीके से मेरा जो दूसरा परिवार है, जैसे देवर, ननन, मेरा भाई, उन्होंने मुझे बहुत मदद की। जब भी मैं बाहर गाँव ट्रैवल करती थी मेरे बेटे को संभाला, सामने मैं उनको मदद करती हूँ। दोनों से एक दूसरे से ऐसे तो नहीं होता है। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं सारी लेडीज़, अरे मेरी सास तो मुझे मदद नहीं करती, मेरी ननद मुझे मदद नहीं करती। लेकिन पहले आप मदद करोगे तो वो सामने से आएंगे मदद करने। सही बात। तो इसलिए जैसे ही मैं डे 1 से शादी के बाद सिर्फ मैंने ये सोचा मैं इनको कैसे कुछ दूँ उनकी ज़िंदगी में, ताकि मेरा उनसे रिश्ता अच्छा बना रहे हमेशा। तो उसके लिए मैं टाइम निकालती हूँ सैटरडे संडे को। जी मैम। तो उस तरीके से जिएंगे तो मुझे लगता है हर चीज़ हम कर सकते हैं। आपकी वाइब्स मैम एकदम पॉजिटिव है ओह और थैंक ये यू। मैं फील कर सकता हूँ आपके साथ बात करके। Thank लाइक you. एक एनर्जी होती है हर एक में जो ट्रांसफॉर्म होती है, और वही पॉजिटिव वाइब्रेशन अब मुझ में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो मेरा एक सवाल है मैम, जैसे कि आप अपने आप को इतना डिसिप्लिन रखते हैं, इतना फिट एंड फाइन रखते हैं, आप आपके जो आयुशक्ति का जो स्टाफ है, लाइक आप जिनके साथ रहती है, आप एक एक्सपेक्टेशन उनसे भी रखती है कि वो भी ऐसे ही लाइफ जिए, या फिर वो आपका एक उनके लिए गोल क्या है, एक आपके स्टाफ के लिए? मैं इन जनरल किसी को भी उनकी पर्सनल जीवन में वो कैसे जिए वो फोर्स नहीं करना चाहती हूँ मैं, बल्कि मेरे बेटे को तक फोर्स नहीं करती। Okay. उसको पता है, मैंने डे 1 से बोला है। जब ये 1 साल का था ना, छोटा सा, मैंने उसको बोला ये खाना यहाँ रखा है, तुझे जब खाना है तब खा। जी। सारी माँ पीछे घूमती है बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाने, मैंने वो नहीं किया। मैंने बोला तेरी चॉइस तू लेगा, आई वॉन्ट टू मेक यू सक्षम टू टेक द चॉइसेस। राइट। तो मेरे लोग जो है उनको मैं कभी कुछ फोर्स नहीं करती। हाँ, मैं यदि अच्छा एग्जाम्पल हूँ तो वो भी अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे। तो यदि वो अपने ज़िंदगी में सेहत लाना चाहते हैं तो मुझे अपनी ज़िंदगी में सेहत लानी पड़ेगी। 100%। तो आई एम अ लीडर हु लीड बाय एन एग्जाम्पल। मैं किसी को फोर्स नहीं करती। Where you see आयुशक्ति in future?
मैं ऐसा मानती हूँ कि आज के तारीख में हम करीब हर साल 1.5 लाख से अधिक लोगों को हम सेहत देते हैं Yes. विश्व भर में। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आज से 20 साल के बाद आयुष शक्ति विल बी हेल्पिंग एटलीस्ट 1 बिलियन पीपल एवरी ईयर ओह वाओ, मिनिमम। अमेजिंग। और हमने वो प्लान भी बना के रखा है। मेरी पूरी टीम है जी, जो उसमें एक कोर ग्रुप है, सीईओ है, वो लोग ने मिलके प्लान बनाया है। एंड ये एक विजन है और हम सब साथ में मिलके उसे अचीव करेंगे। और जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं मैं सबके साथ बांटती हूँ जी। और मुझे बड़ा आनंद आता है उनको साथ में लेके चलने में। जैसे मैम, मैंने आपने जो बोला अभी एक मेडिटेशन के बारे में, हाँ। ठीक है, लाइक मेडिटेशन को अगर आप फॉलो जो हिसाब से कर रहे हो, आपको क्या लगता है अभी की जो यूथ है, जैसे कि हम अगर बात करें सोशल मीडिया की, हाँ, आज के वक्त की, हाँ, लोग सोशल मीडिया से काफी प्रेरित है, लाइक बहुत फॉलो करने लगे। जैसे उसके डिसएडवांटेज है और एडवांटेजेस भी है। आपको क्या लगता है मैम, आजकल की जो यूथ है, लाइक आप एक वुमन एंटरप्रेन्योर हो, आजकल की जो जनरेशन है वो लाइक हर एक जन इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई अलग अलग काम करना चाहता है। व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है जो सोशल मीडिया इफेक्ट है उसका क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि हम एक ज़माने में नुक्कड़ पे बैठ के गप्पे मारा करते थे। हमारे टाइम पे हमारे टाइम पे हम क्या करते थे, मैं जब छोटी थी, आई थिंक 1973 की बात है, आई वॉज लाइक 10 और 11 ईयर्स ऑफ एज, पॉसिबली 11 ईयर्स। एंड उस समय जो है ना कि हम लोग नुक्कड़ पे बैठते थे, हम गप्पे मारते थे, लोगों की थोड़ी सी टांग खींचा करते थे और अलग अलग इधर उधर की बातें किया करते थे। और उस दौरान किसी ने कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस किया, वो बोलेगा अरे मैंने आज ये खाया, बहुत मज़ा आया, चलो कल। दूसरा बोलेगा अच्छा ठीक है, कल मैं वहाँ जाती हूँ खाने के लिए, है ना। तो फिर उस तरीके से वो प्रचार होता था चीज़ों का। वो अलग ही दिन थे। हाँ, अलग ही दिन थे वो। हाँ, वो भी अच्छे दिन थे, ये भी अच्छे। कहने का मतलब ये है कि खाली वो ऑफलाइन था, ये ऑनलाइन हो चुका है। तो वही चीज, वही है, नुक्कड़ी है। हमारे ग्रुप्स है, हम गॉसिप करते, उधर हम बातें करते। तो हर चीज में, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे जिसकी आप इच्छा रखते हो, जो आपके अंदर है। सही बात, यस, आई एग्री। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मीडिया जो है ना, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब लॉजिकल थिंकिंग का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा करके अपने अंदर में, हमारे अंदर में एक ही चीज़ है, हम आज पैदा हुए, राइट, वो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, हम कब मरेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, कि उसके बीच में हमने क्या किया वो हमारे हाथ में है। यस मैम। और उसमें आप क्या चॉइस लेते, कोई चॉइस लेगा कि भाई मुझे तो यार इजी जिंदगी जीनी है, मुझे नहीं भागना है, मैं बहुत ताकतमंद हूँ, मैं बहुत कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे तो सिंपल लिविंग करके हल्का सा इजी लाइफ जीनी है। इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट, दैट्स द चॉइस यू हैव टेकन। बट बी क्लियर कि ये चॉइस मैंने ली है, और उस चॉइस से फिर आप क्या अट्रैक्ट करते हो। तो आपके अंदर में जो है कि नेगेटिव फोर्सेस है कि पॉजिटिव फोर्सेस है, उस चीज़ को आप हमेशा अट्रैक्ट करते हो। और थैंकफुली और बैडली, व्हाटएवर यू से, पर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम ऐसा है कि एक बार आपने कुछ पॉजिटिव देखी तो आपको वो फीड करते जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सो यू आर ओनली एक्सपोज टू दैट। यदि आपने गलती से कुछ नेगेटिव देख लिया तो धड़ वही फीड आते जाएगा। तो क्या आप, तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल एग्जाम्पल कि आप क्या चीज़ अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो। जैसे एक वृक्ष है, हम एक वृक्ष जैसे, तो वृक्ष को हम पानी पिलाए, हम उसे खाद दे, तो वो फूल फल के बड़ा होता है। अगर उसी को आप खत की जगह कुछ और ऐसी चीज डाले कि वो बेचारे की ग्रोथ ही ना होए, तो वो फूल फल के बड़ा नहीं होगा, वो धीरे धीरे डिके होगा या खराब फल देगा, राइट। तो वैसे ही हम हैं, हम किस चीज को, तो वो तो हमें चॉइस करनी है। वो प्लेटफॉर्म का कोई गलती नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। इनफैक्ट आयुष शक्ति जो है ना, वो लॉकडाउन में टिक पाया ही केवल सोशल मीडिया की वजह से। ओके। क्योंकि हमारा तो काम है कि नाड़ी देखो,
Yes. और लोगों को हम सेहत बताते। मैं हमेशा बोलती हूँ नाड़ी बताए सेहत का हाल, राइट? Yes, और ma'am. हमारे डॉक्टर सारे विश्व भर में, इवन वेस्टर्न 100 से अधिक जो डॉक्टर्स है वो भी नाड़ी परीक्षा ही करते। Okay. अब लॉकडाउन हो गया, ओवरनाइट इन अ डे इंडिया वाज स्टॉप्ड, Yes. यूरोप वाज स्टॉप्ड, एवरीथिंग स्टॉप्ड। Yes. अब आप इतने लोगों के सैलरी, और मैंने स्टैंड लिया कि कोई व्यक्ति अपना जॉब नहीं गवाएगा। बड़ा स्टैंड है। Yes, ma'am. Obviously, it's a big step. ऊपर से हमारा काम पूरा का पूरा ऑफलाइन है, पूरा कैसे करें? जी. तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे। हमने वीडियो कंसल्टेशन पैदा किए और हमने फेस रीडिंग करना शुरू किया। हमारे डॉक्टर्स विश्व भर में फेस रीडिंग कर रहे, और उस तरीके से हमने लोगों की मदद की। लोगों ने दवाइयाँ कंटिन्यू रखी उस वजह से। तो मैं ऐसा मानूंगी कि सोशल मीडिया के बड़े फ़ायदे भी है। Oh, yes. और नुकसान तब है जब आप वो चीज़ को ढूंढ रहे हो, तो सोशल मीडिया छोड़ो, कहीं से भी आप वही ढूंढेंगे। तो मुझे लगता है कि वो तो हमारे ऊपर है कि आप क्या करते हो उससे। As a doctor, हाँ। you are a Ayurvedic doctor, and आप एक एंटरप्रेन्योर हो। कोविड के वक्त अगर मैं बात करूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका माइंडसेट कैसा हो चुका था? लाइक जैसे कि आप इतना बड़ा एम्पायर गुड चलाते क्वेश्चन। या बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जैसे इतना बड़ा एम्पायर चलाना या। और नॉट इन इंडिया, हाँ। बट आउट ऑफ इंडिया भी। मैंने आपके देखे थे, आपने 1.5 मिलियन पीपल को आपने नाड़ी का कुछ जो आपने चेक करते हो आपने उसके थ्रू लोगों को मदद की है, और वो एक काफी सक्सेसफुल रहा है। तो कोविड के वक्त मैम एज एन एंटरप्रेन्योर आपका माइंडसेट कैसा हो चुका था? क्योंकि इतना बड़ा अंपायर को संभालना इट्स नॉट इजी। तो आपने उस वक्त कैसे संभाला इसको? एक्चुअली मैं काफ़ी पर्सनल बात अभी कर रही हूँ, लेकिन क्या हुआ था कि मार्च में हमारा लॉकडाउन आ गया, जी राइट? मैम। और February 20 को मेरे हस्बैंड अचानक से गुजर गए। लाइक उनको कुछ बीमारी थी नहीं, और वो दुबई से आ रहे थे, और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एयर ट्रैवल किया ना, तो उनकी ब्लड थिक हो गई थी। Okay. ऐसा होता है कभी कभी, और टेम्पररी क्लॉटिंग होके, कार्डियक अरेस्ट होके 1 सेकंड में वो भगवान के पास चले गए एयरपोर्ट पे। तो वो मेरे लिए इतनी बड़ी शॉक की बात थी कि पूछिए नहीं। आयुष शक्ति तो मैं पूरा यूनिट है वो मैंने ही संभाला है, उसमें उनका इतना विजन नहीं था जितना मेरा। तो कंपनी पे इफेक्ट नहीं, पर पर्सनल लेवल पे बहुत शॉक लग गया, इमोशनल। उसके 1 ही महीने में लॉकडाउन हुआ जी। और सारी दुनिया थम गई, जी। और मेंटल स्ट्रेस हुआ फाइनेंशियली, क्योंकि इतना सारा स्टाफ, हाँ। हमारे 400 लोग जो जुड़े हुए हैं फैमिली मेरे साथ। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ 400 लोग जुड़े हुए, मेरे लिए फैमिली है। यस। तो वो फैमिली जो है ना, उसमें कोई हमारे क्लिनिक पार्टनर है, कोई फ्रेंचाइजी है, कोई हमारे स्टाफ है, मिक्स है सारा। यस मैम। बट सारे लोग का घर चले, ये मैं पर्सनली एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी जिम्मेदारी समझती हूँ, जी। राइट? जी मैम। तो अब जब ये हुआ ना, तो पहला सवाल ये पैदा हो कि मैं किस तरीके से जितने लोग हमारे यहाँ दवाई ले रहे हैं उनको दवाई पहुँचे और उनका थेरेपी चालू रहे, ऐसा करूँ इस दौरान। और सेकंड सवाल ये हुआ कि किस तरीके से हमारे लोगों का मैं टेक केयर करूँ, लाइक अ मदर। सडनली आई फेल्ट एज इफ आई बिकेम अ बिग मदर, wanting to protect the children who are connected with आयुष शक्ति। तो ये मेरा इंस्टेंटली था। बाकी कोरोना के बारे में तो पुराने साहित्य में ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो वो मैं स्टडी कर चुकी थी, और उसमें मुझे लगा कि हम अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाए तो ही हम उसमें टिक सकते हैं। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मैंने अपने सारे लोगों की मीटिंग बुलाई, जितने लोग थे सबकी, इंक्लूडिंग थेरापिस्ट और सिंपल सा शॉप फ्लोर का आदमी। और मैंने बोला कि मेरा इंटेंशन है कि कोई भी अपना जॉब ना गवाए और साथ में लोगों को दवाई मिले, तो हम क्या करें। तो सारे लोगों ने आइडियाज़ निकाले, और उसमें से इतना अच्छा से आइडियाज़ बने, और हमने 3-4 आइडिया पे काम करके वी जस्ट डिड इट। हमारा काम एकदम से बड़ा और अच्छा ही रहा लॉकडाउन में। ओके मैम, तो एक मेरा पर्सनल सवाल था, इफ यू डोंट माइंड। डॉक्टर पंकज सर की डेथ के बाद आपके कंपनी के थ्रू आपके लोगों ने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने आपको कितना सपोर्ट दिया?
और आपके लिए एक्चुअली ये कितना आसान था और टफ था पूरे आयुशक्ति एम्पायर को संभालना? तो बेसिकली डॉक्टर नरम एक बहुत अच्छे इंसान थे एज अ हस्बैंड, और मैं चाहूँगी कि सारे हस्बैंड को इस तरीके से रहना चाहिए कि उन्होंने मुझे जो मेरा ड्रीम था वो सिद्ध करने में हमेशा मदद की। तो आयुष शक्ति जो है वो पूरा मेरा विजन है, क्योंकि जब 99 में प्रेगनेंसी हुई तो थोड़ा सा मैं अपने आप के साथ रही, हम साथ में नहीं थे, तो मैं सोचा, मुझे लगा कि ये जो इतना अच्छा साइंस है जो इस दुनिया से मर जाएगा यदि हम दोनों नहीं रहे तो ज़रूरी है कि हमें, हमारे गुरुजी ने भी बोला था कि बहुत सारे डॉक्टर को ट्रेन करना है। तो उस तरीके से मैंने आयुष शक्ति चेन ऑफ क्लिनिक का विजन बनाया उस दौरान, और 4 से 5 साल तक कैसे फ्रेंचाइज खड़ी की जाए वगैरह वगैरह ट्रेनिंग भी ली। तो उन्होंने मुझे बोला कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दिस यू गो अहेड एंड डू इट। तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, और ये पूरा आयुष शक्ति जो है मैं करीब 2009 से टोटली मुझे फ्रीडम थी और मैंने ही उसे खड़ा किया विद माय टीम। मैंने यानी हमने, मैं नहीं, हम, क्योंकि मेरी जो टीम है वो मेरे सीईओ 25 साल से है, मेरे जो कोर टीम है वो पिछले 15 से 25 साल से हमारे साथ है। तो वो सब ने मिल के इसका ग्रोथ किया, सारे डॉक्टर्स ने मिलके इसको प्रोग्रेस किया, और विश्व भर में हमने करीब 150 वेस्टर्न मेडिकल डॉक्टर से अधिक लोगों को पक्का ट्रेन किया। 500 को ट्रेनिंग दी, उसमें से 150 फुल ऑन हमारा ही काम करते। तो ये सब ऑलरेडी मतलब आयुष शक्ति उन पर डिपेंड नहीं थी। तो उसकी वजह से जब वो नहीं रहे तो कंपनी को कुछ नहीं नुकसान हुआ, उनका कुछ मतलब सारे लोग तो सक्षम थे इसलिए। लेकिन पर्सनल लेवल पे हाँ, मुझे बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया मेरे दिल में, तो वो तो कभी भी भर नहीं सकता। पर मैं और मेरा बेटा आज भी उनको महसूस करते हैं, हमारे ज़िंदगी में उनके ब्लेसिंग्स महसूस कर लेते। मैम, हार्डवर्क और डेस्टिनी को आप कैसे डिफाइन करते मैं तो एक ही बात कहूँगी, चाणक्य ने एक बात बताई है कि विधाता से कर्म ज़्यादा बड़ा है। सो मैं तो यही कहूँगी कि हम कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हम कई बार अपना भविष्य देखना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को आपकी ज़िंदगी रूल करने ना दो कि भाई मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है ये लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है, वो लाइन मेरे लिए अच्छी है इसलिए मैं वो लाइन नहीं। अपने आप को पूछो कि आपको किस में पैशन है, किस चीज़ में आपको इच मिलती है, इच किस चीज़ से आपको मज़ा आती है, क्या आप दूसरे की ज़िंदगी में करोगे जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो लाइन पकड़ो और उसमें अपना 200% दे दो। 100 नहीं, 200%। जब आप अपना 200% दोगे इन द फॉर्म ऑफ मेहनत कर्म, तो विधाता फिर तो अच्छी होगी, आपका भाग्य अच्छा होगा तो डबल सक्सेस आएगी। भाग्य अच्छा नहीं होगा तो सिंगल सक्सेस तो आएगी ना, क्योंकि हमने तो 200% मेहनत की है, राइट। 100% करोगे तो 50% सक्सेस आएगी। बेटर है कि 200% मेहनत करो, 100% सक्सेस तो आ ही जाएगी, है कि नहीं? तो बस यही मैं बोलूँगी। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में आप कितना भरोसा करते मैं यही बोलूँगी कि भाई हम अपनी ज़िंदगी उससे रूल ना होने दें, लेकिन वास्तु वगैरह का थोड़ा बहुत कुछ इफेक्ट शायद है। आपको लगता है ये सब सच है, रियलिटी है या एक साइंस है सिर्फ? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ग्रह की इफेक्ट हो सकती है हमारे ज़िंदगी में, और कभी कभी ग्रह की दशा ठीक नहीं है तो ऐसा समझ के चलो कि मुझे 4 गुनी मेहनत करनी है। मैं तो ये बोलती हूँ हमेशा ही 4 गुनी मेहनत करो ना, कौन रोकेगा सक्सेस होने से। आजकल मैम लेकिन जो लोग होते हैं, जैसे कि हमने सोशल मीडिया की बात की थी, वैसे जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर, आप एक डॉक्टर हो, लोग आपको भी देख के इंस्पायर्ड होते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं। लाइक आप एक राइट इन्फ्लुएंस बन के आते हो बहुत लोगों की ज़िंदगी में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें ज़िंदगी में अलग अलग लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इसमें राइट और रॉन्ग दोनों होते हैं। देन हाउ शुड वी गेट इन्फ्लुएंस बाय द राइट पीपल? तो बेसिकली एक्चुअली पहले तो अपने अंदर, अपने मन में, हमारा अंदर का विश्व है वही हमारा बाहर का विश्व बनाता है, ये आप ध्यान में रखना। तो बचपन से मैं बहुत लकी हूँ
क्योंकि मैं डॉक्टर नरम को करीब मेरी उम्र 15-16 साल की थी तब मिली थी, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए 12 साल की उम्र से अच्छी अच्छी किताबें लाते थे। तो उन्होंने मेरे लिए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, फिर थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, ये किताब उन्होंने मुझे 14 साल की उम्र में मेरे हाथ में दी थी। मैं बहुत ही चॉल सिस्टम में रहने वाले परिवार से आती हूँ ओरिजिनली। आई एम नॉट बॉर्न इन अ रिच फैमिली, राइट। फिर हम लोग ने कुछ, मैं 16 साल की थी तब हमने कुछ अपार्टमेंट में गए तो हमें इंडिविजुअली टॉयलेट मिला हमारे घर में, तब तक तो पब्लिक टॉयलेट था, राइट। तो उस तरीके से मैं जी, और जब मैंने दूसरे को सक्सेसफुल देखा और फिर ये किताबें पढ़ी तो मुझे पता चला कि सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। और सक्सेसफुल खाली फाइनेंशियल रीच से नहीं, रिलेशनशिप में, फिटनेस में, हम जो करें वो सब सफल हो। सक्सेस तो हर एरिया में होनी चाहिए ना, तो होलिस्टिक है। तो ये किताबें जब बचपन से पढ़ी तो अपने बच्चों को बचपन से ये किताबें पढ़वाओ, हमारी पंचतंत्र की स्टोरी सुनवाओ। मेरे बेटे को मैंने सारी पंचतंत्र की स्टोरी सुनवाई, आज भी उसे याद है। तो उसको उसमें से टीम स्पिरिट पता चला, उसको सफलता की व्याख्या मिली, सब कुछ उसमें से मिला और उसके मन में वो पड़ा हुआ है। तो जब बच्चा 1 साल का है तब से अंदर का विश्व बनना शुरू हो जाता है। तो माँ बाप का काम है कि उसे पॉजिटिव चीज़ों को एक्सपोज किया जाए। तो पहले तो खुद भी होना पड़ेगा ना। ऐसे तो जैसे आप है वही बच्चा उल्टा आपसे एक्शन से ज़्यादा सीखता है, आप मतलब टॉक से। तो इसलिए तो वो कॉन्स्टेंटली वो अंदर हम पॉजिटिव है, हमने तय किया कि मुझे ये टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे और उसी को पढ़ते रहेंगे और हम ढूंढते रहेंगे। और ऊपर वाला इतना मेहरबान है कि वो सामने से भेजता भी रहेगा। जैसे कि हमारा जब लॉकडाउन आया तो हम बहुत कंफ्यूज थे हम लोग कि कैसे हम सस्टेन करेंगे। हमारे डॉक्टर्स फॉरेन ट्रैवल करते सारे, कम से कम 10 लोग करते हैं, उनका ट्रैवल बंद हो गया। तो यहाँ बैठे बैठे हमने इंटरनेट से एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया, जो पहले हमने सोचा ही नहीं था। अच्छा, फिर ये प्रॉब्लम आई तो सामने से मुझे डिजिटल मार्केटर की ट्रेनिंग कोर्सेज मिल गए अमेरिका के, जिससे हमने सारी ट्रेन ली और हम सारे कर पाए जो करना था। लाइक आप सोशल मीडिया से आपको बहुत एडवांटेज पॉजिटिवली आपको मिला है। वो इसलिए कि हम पॉजिटिव ढूंढना चाह रहे हैं। वो जो ढूंढना चाहता है वही उसको मिलता है ना, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे नुक्कड़ हो, सब जगह वही फंडा है। बचपन से आप डॉक्टर बनना तो अंदर के विश्वास पे ही काम करना है, बस वही मेन है। आप बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे मम्मी, आपका भी कोई अलग सपना था? जैसे कि कोई अगर हम बचपन की बात करें तो एक चीज़ हमेशा कॉमन रहती थी कि मुझे पायलट बनना है, एक जो वर्ड हमेशा यूज होता था। तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर और एंटरप्रेन्योर होगी? आपका क्या गोल था बड़ा होके? बेसिकली ऐसा है कि जब मैं 12 साल की थी तो एक बार हम मेरे पिताजी के एक बॉस थे जहाँ वो काम करते थे, वो कंपनी के बॉस ने हमें घर पे खाने पे इनवाइट किया एज अ फैमिली। उन्होंने बहुत सारे स्टाफ के फैमिलीज़ को इनवाइट किया था, राइट। तो हम लोग खाना खा रहे थे, वहाँ पे उन बॉस की वाइफ खड़ी थी और कुक थे जो खाना बना रहे थे, बाकी लोग सर्व कर रहे थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि चॉल सिस्टम के बगैर की भी दुनिया होती है, राइट। तो क्योंकि पब्लिक टॉयलेट थे उस समय, वैसे भी वहाँ तब तो पब्लिक टॉयलेट ही थे एक्चुअली, बाद में वो अपार्टमेंट सिस्टम आ गई 77 के बाद। तो तब मुझे पता चला कि एंटरप्रेन्योर जब होता है वो आज के ज़माने का राजा है। तो उस समय से मेरे दिल में केवल और केवल एंटरप्रेन्योर बनने की ही इच्छा थी। और उसी दिशा में मैंने 14, 15, 16, 17 साल से पढ़ना शुरू किया कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनते, उनकी बायोग्राफी पढ़नी शुरू की। इतनी छोटी उम्र में मैंने वॉल्ट डिज्नी की स्टोरी पढ़ी, इतनी छोटी उम्र में मैंने हिंदुस्तान लीवर वाले की स्टोरी पढ़ी। तो क्योंकि वो एक पैदा होगी इच्छा, क्यूरियोसिटी कि कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। और मेरे जो 4 जनरेशन थे वो वैद्य थे। मेरे पिताजी मतलब मेरे चाचा वैद्य थे, उसके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी,
तो उसकी वजह से ओरिजिनली हमारी सरनेम व्यास थी, लेकिन वैद्य हो गई, मेडन सरनेम। तो ये जो आयुर्वेद है वो हमारे घर से ही चला आ रहा है। बचपन में मैं ऑलमोस्ट नियर टू डेथ एक्सपीरियंस में थी और मुझे मेरे चाचा ने बचाया। तो आयुर्वेद के लिए लाइक मेरा एकदम से गागा। तो जब पंकज ने बोला कि हम आयुर्वेद की ट्रेनिंग करेंगे और डॉक्टर बनेंगे और हम साथ में काम करेंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग गया कि ये बहुत बड़ी बात, मेरी इंटरेस्ट की बात है। और फिर मेरे जब शुरुआत में तो हम पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मेरा जो बचपन का ड्रीम था ना, उससे मैं कांटेक्ट में थी कि कैसे इसे एंटरप्राइज बनाया जाए। उसकी वजह से शायद मैंने, लेकिन एक बात है कि एंटरप्राइज बनानी है तो आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप पहले दूसरों की सोचते हैं। पहले आप ये सोचते हैं कि हम सामने वाले को क्या मदद करेंगे, मेरे यहाँ जो काम करते हैं उसकी ज़िंदगी में कैसे सुधारूँ, और जो मेरे पास आते हैं मेरे बिजनेस के पास उसकी ज़िंदगी में कैसे सुधारूँ। वो अब यदि सोचो तो ही सक्सेस आती है, पैसे के गोल से नहीं आती। ओके मैम, जैसे अभी आपने एक बात कही, पैसे के गोल से सक्सेस नहीं आती। अब की जो जनरेशन है, लाइक अब की अगर बात करें तो अगर ये कहा जाता है कि अगर आपके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए, देन ओनली यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। बट इज दिस, आपको क्या लगता है ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है सक्सेस का, या आपके हिसाब से आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो? टेक्निकली देखा जाए तो यस, बट सक्सेस कौन सी सक्सेस की आप बात कर रहे हो, वो भी है ना। रिलेशनशिप सक्सेस, जैसे कोई शादी करके ये सोचेगा मैं अपने हस्बैंड के पीछे खड़े रहूँगी, मैं अपने बेटे को एकदम ऐसा सक्षम बनाऊंगी, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। जो आज बड़े बड़े क्रिकेटर बन गए, बड़े बड़े एथलीट बन गए, उनके माँ बाप मेरे पास आए, मैंने देखा है वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो गोल क्या है उसके ऊपर है ना। सक्सेस खाली मटेरियल नहीं होती है, आपका ये गोल है। ये जैसे डेथ और बर्थ के बीच में जो लाइफ है ना, वो आप चूज़ करते हो। अगर आपने चूज़ किया कि मैं ऐसा बेटा बनाऊंगी, जो एक मेरे पास लड़की आती है ऑटिस्टिक, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय देयर पेरेंट्स। वो ऑटिस्टिक है, ADHD, मतलब उसको वो बोल नहीं पा रही थी, आई तभी उसका कंसंट्रेशन नहीं था, इधर उधर भाग रही थी, पढ़ाई नहीं कर रही सही। उसके माँ बाप ने बोला मुझे इसको टेनिस चैंपियन बनाना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो आई गेव सपोर्ट ऑफ आयुर्वेदा, जिससे उसकी कंसंट्रेशन पावर ज़बरदस्त बढ़ गई, उसकी एबिलिटी टू लर्न बढ़ गई। लेकिन वो माँ रोज़ 5 घंटा वो बेटी के साथ रहती है, टेनिस की कोचिंग के दौरान उसको बूस्टिंग करती है, अरे कर, तू करेगी, तू करेगी। और आज वो लड़की बॉम्बे में उसकी कैटेगरी में चैंपियन हो गई टेनिस के अंदर, ऑटिस्टिक लड़की। तो वो माँ सक्सेसफुल है ना। तो बैंक बैलेंस से सक्सेस नहीं, सक्सेस वो है कि आप जो गोल तय करो वो आप अचीव करो। वो गोल आपके बेटे बच्चों के बारे में हो सकता है, आपके हस्बैंड के बारे में, आपके वाइफ के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, और आप कितना कमाएंगे उस बारे में भी हो सकता है। तो जब आप कमाने का गोल रखते हैं, वहाँ पे जब आप कमाएंगे, जितना सोचेंगे उतना कमाया, तो आप सक्सेसफुल है। लेकिन हर एक गोल प्राप्त करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें पहले देना पड़ता है, फिर वो सामने से आता है, चाहे वो कोई भी गोल हो। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मैम, मैं एक्चुअली आपसे बहुत पॉजिटिव, मुझे एक वाइब्रेशन आ रहा है और मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, इंस्पायर्ड हो रहा हूँ। थैंक यू आप हमारे शो में आए उसके लिए। अब मैम मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इतना फिट रहती है, लाइक मैं आपके वीडियोस भी देखता हूँ, आज तो मैं आपको पर्सनली मिल रहा हूँ, ये फिटनेस मंत्रा क्या है? 3R फॉर्मूला को फॉलो करो ओके जिंदगी में। ओके हेल्थ मंत्रा बोलूँगी मैं, फिटनेस मंत्रा, फिटनेस तो खाली लुक है। हेल्थ वो है कि जिसमें आपको डिजीज़ ना आए। जैसे मेरी उम्र 60 के ऊपर गई अभी, तो मुझे कोई इलनेस ना हो, मेरे बोन्स अच्छे हो, मुझे डायबिटीज़ ना आए, मुझे ब्लड प्रेशर ना आए। कई लोग ऐसा बोलते हैं अरे मेरा तो शुगर एकदम कंट्रोल में, पर लेके दवाई लेके, तो वो कंट्रोल नहीं है, नेचुरल कंट्रोल। तो वो जो सेहत का जो मंत्र है ना, वो ये है कि पहली बात आप शरीर में टॉक्सिन्स पैदा ना हो। तो छोटी छोटी निशानी रहती है, जैसे कि टंग वाइट कोटेड है तो टॉक्सिन है,
पेट ऐसे खाने के बाद फूल जाता है, नींद आने लगती है, चाय पीनी पड़ती है, कॉफ़ी पीनी पड़ती है, तभी आप कंसंट्रेशन कर सकते हो। तो फिर टॉक्सिन्स है आपके बॉडी में। जॉइंट्स में स्वेलिंग है तो टॉक्सिन है। ब्लड शुगर है, दवाई लेने से ही कंट्रोल होती है, तो पैंक्रियाज में टॉक्सिन्स है। तो उस तरीके से बहुत निशानियां हैं टॉक्सिन्स की। सो इन जनरल ऐसी कोई भी निशानी हो जहां आपको भारीपन लगे, नींद आए खाने के बाद, ये टंग कोटेड हो, सुबह सुबह उठ के पेट साफ ना हो, बहुत बार जाना पड़े, या तो लूज स्टूल हो जाए, जो भी ठीक ना हो, बास आए, फाउल स्मेल, ये बहुत सारी निशानियाँ हैं। शरीर अपने को निशानी देता है कि भाई सुनो, मेरे अंदर कचरा है, मेरे को डस्टबिन मत बनाओ। तो फिर वैसी निशानी जब मिले तब एटलीस्ट महीने में 5 से 7 दिन मूंग और सब्जी पे रहो, जब तक ये निशानियां निकल ना जाए। तो 2-3 महीने में तो आपको हल्का फुल्का महसूस होने लगेगा, वजन भी कम हो जाएगा और नेचुरली ही शुगर ये वो सब बैलेंस होने लगेगी। तो टॉक्सिन नहीं, ये फर्स्ट रिमूव टॉक्सिन्स। सेकंड है रिपेयर। हमारे शरीर को कांस्टेंट रिपेयर करना चाहिए बाय टेकिंग द राइट फूड। हम जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, नो डाउट। लाइक हमको लगता है अरे भाई ये खा लिया तो मज़ा आ जाए। तो लाइफस्टाइल मतलब उसमें एक्सरसाइज, हर एक जन को उम्र के अनुसार एटलीस्ट आधे से 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। उसमें आपकी क्या प्रकृति है, किसी को योगा सूट करता है, किसी को, जैसे मैं हूँ तो मैं थोड़ा सा कफ पित्त प्रकृति हूँ, तो मेरा वजन जल्दी से बढ़ जाता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हैवी करनी पड़ती है। तो आई हैव टू डांस, लाइक हार्डकोर डांस करती हूँ मैं 30-40 मिनट रोज करना ही पड़ता है, बिकॉज नहीं तो मैं बढ़ जाती हूँ सीधा। और फिर मेरे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वेट्स बराबर, और फिर मुझे स्ट्रेचेस करने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उम्र की वजह से, राइट। तो ये तीनों का अच्छा मिश्रण होना चाहिए एक्सरसाइज में। तो वो ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने उम्र के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से कुछ तो एक्सरसाइज करे। तो ये लाइफस्टाइल हो गया, टाइम पे सोना लाइफस्टाइल हो गया, बरोबर ना। तो रिपेयर यानी अपने आप को रिपेयर करो कॉन्स्टेंटली बाय हैविंग अ राइट लाइफस्टाइल। जंक फूड ना खा के, या कभी खा लिया ना तो नेक्स्ट डे जो है मूंग सूप का फास्टिंग कर लो, वेजिटेबल सूप ले लो 1 मील, तो वो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा ना। जरूरी है ना, खाना तो हम छोड़ नहीं सकते ना, वो तो अपना उत्सव है इंडिया में खाना, यानी अलग अलग खाना तो कितनी मज़ा आती है ना, राइट। तो फिर वो तो छोड़ना नहीं है ना, लेकिन फिर सोच के खाना है, माइंडफुल होके खाना है, ताकि दूसरे बार, और वो आपको 25 की 20 की उम्र से ही शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली ये डिजीज़ की जो प्रोसेस है वो 25 की उम्र से शुरू हो जाती है। जो एक्यूमुलेशन इन पैंक्रियास, आर्टरीज, हार्ट में जो प्लाक वगैरह वगैरह। और तीसरा है रीबिल्ड। तो सुबह सुबह उठ के, यानी आप 1-2-4 ऐसे चीज़ें हमेशा खाइए, जैसे कि आलमंड 10, 5 वॉलनट, फ्लैक्सीड है बड़े लोगों के लिए, बचपन में नहीं ज़रूरत है, पर 45-50 के बाद फ्लैक्सीड भी खाना, तिल खाना है क्योंकि बोन अच्छे लगने। तो ये, और उसके साथ में जो है कि ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी, अच्छे अच्छे फ्रूट्स और हरे पत्ते डाल करके स्मूदी बना के पी लीजिए सुबह सुबह। तो उससे क्या होगा कि शरीर में रीबिल्डिंग होगा। अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। तो मैं ये प्रयोग रोज करती हूँ, सबको बोलती हूँ कि 10 आलमंड, 5 वॉलनट, आधा इंच या 1 इंच फ्रेश हल्दी या 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा जिंजर, फिर जो फ्रूट आपको पसंद है वो डाल दीजिए। डायबिटीज़ वाले को फ्रूट ठीक नहीं है, पर बाकी सब डाल सकते हैं। ग्रीन डाल दीजिए, मिक्स ग्रीन, जैसे कि पालक है या वो, क्योंकि उससे रफेज बढ़ता है, फ्रेश धनिया वगैरह वगैरह, राइट। थोड़ा सा अंदर पानी या तो ये खजूर भी डाल सकते हैं आप, और उसकी स्मूदी बना लीजिए। मैं आलमंड मिल्क डालती हूँ क्योंकि मुझे आलमंड मिल्क पसंद है। तो वो स्मूदी बना करके सुबह सुबह पी लो आप, तो समझ लो कि दिन भर में ताकत बनी रहेगी, बहुत ज़बरदस्त ताकत बनी रहेगी। तो ये करना है। क्वेश्चन ये था कि डायबिटीज़ को लेके एक मेरा सवाल था। हाँ, जैसे कि लोगों का एक हमेशा सवाल होता है कि डायबिटीज़ इज अ डिजीज़ जो कभी क्योर नहीं होता। लाइक उसमें कहा जाता है कि हमें शुगर छोड़ना पड़ता है। वाकई में ऐसा होता है कि हमें शुगर छोड़ना पड़ता है, और क्या ये शुगर से ही होता है या इसके कोई दूसरे भी इफ़ेक्ट्स हैं?
तो बेसिकली डायबिटीज़ तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोगों का डिजीज़ है। क्योंकि जितने भी लोग मेहनत करते हैं, चलते हैं, मेहनत करते हैं फिजिकल, उनको नहीं होता वो। तो हम लोग को मेहनत करनी चाहिए बस। उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा, और स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक ही माइंडसेट रखो कि भाई जो भी जिंदगी में होता है ना, वो भगवान का आशीर्वाद है। वैसा माइंडसेट, उतना फेथ रखोगे ना ऊपर वाले पे, तो समझ लो कि आपका अच्छा ही होगा। एक फेलियर हुआ, वो एक इवेंट है, वो फाइनल डिसीजन नहीं है। उस वैसा माइंडसेट रख के जब हम चलते हैं तो फेलियर से डर नहीं लगता, और जब भी कभी हम फेल हो गए तो हम उसमें से रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाते, तो स्ट्रेस नहीं होता। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन, सही लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब करो तो शुगर नहीं बढ़ती है। फिर नहीं तो फिर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जितना बैठे रहो, बैठे बैठे हुक्म करो, तो शुगर बढ़ेगी। मैम, आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए आप कुछ यूथ को या पूरी दुनिया को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी 3 ही शब्दों में, 3 लाइन में मैं कहना चाहूँगी कि इरादे, हम जो भी इरादे रखें, पैसे के इरादे केवल वो इरादा नहीं है, रिलेशनशिप के इरादे, हमारे सेहत के इरादे, हमारे अलग अलग टाइप के इरादे, राइट। सो इरादे जो है वो नेक हो। मतलब ये कि हम जो भी सोचे उससे या हमारा या हमारे परिवार का या हमारे समाज का कल्याण होना चाहिए। हमारे फ्रेंड्स जो भी हमारे साथ ग्रुप में हैं, उनका भला होना चाहिए, क्योंकि वैसे इरादे होते हैं उसको भगवान मदद करता है, ऊपर वाला मदद करता है। कहाँ से मदद आएगी आप सोच भी नहीं सकते। और ये इरादे सच्चे हो और उसमें एक नेक होने चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। हम ऐसे बोलेंगे ऊपर वाले को, यार हमें बहुत सफल बनाओ, पर बहुत ऊपर वाले बहुत का मतलब क्या है यार? आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे मैं आयुष शक्ति में बोलती हूँ, मुझे आज हम हर साल में 1.5 लाख लोगों को मदद करते हैं। मुझे 5 साल के बाद हर साल में 15 लाख लोग हमारे पास हेल्प ले, वो करे। हम 25 साल के बाद हमें कम से कम 1 बिलियन लोग को मदद करनी है। तो ये हमारा क्लैरिटी है, दिस इज़ अ क्रिस्टल क्लियर विजन। तो वैसा नंबर्स में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तो ऊपर वाला भी मदद भेजता है। तो इरादे नेक हो, फिर इरादे पक्के हो। पक्के क्यों होने चाहिए? क्योंकि हम तो हिल जाते हैं छोटी मोटी डिफीट आने से। कोई भी फेलियर आई वो एक इवेंट है, छोटा सा इवेंट होता है ना ज़िंदगी में, वो है बस। आगे बढ़ जाओ और सीखो कि इसमें से कि मैं क्या सीखूं ताकि मैं इसको पलट दूं। तो डटे रहो बस, जैसे मुन्ना भाई बने रहो, मूवी था ना, कुछ तो मुन्ना भाई डटे रहो, ऐसा कुछ तो था, वैसे ही डटे रहो बस, छोड़ो नहीं। इरादे पक्के इतने होने चाहिए कि मेरे गुरुजी बोलते थे 1000 डेज तक कोई भी गोल आप तय करो, उसे छोड़ना नहीं है। तब तक तय नहीं करना है कि ये गोल फेलियर हो जाएगा। कोशिश करनी है 200% कि यदि फेल हो गए तो इसको कैसे पलट दूं। 200% कैसे मैं ज़्यादा एफर्ट डालूं, मैं क्या सीखूं, मैं कैसे लोगों से सीखूं, कैसे लोगों के साथ जुड़ूं ताकि मुझे इसमें कुछ आइडिया मिले। तो ये जो है ना कि पक्के होने चाहिए। तो फिर इरादे सफल होते ही है। जख मार के विधाता को भी आकर के आपको सफल बनाना पड़ेगा। यही मैं बोलती हूँ बस। ये आपने एकदम सही बात कही है मैम। मैं एक आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे लास्ट बात करना चाहूँगा। मुझे जहाँ तक पता है आपको फिल्में बहुत पसंद है। फिल्में, हाँ बिल्कुल है ना। और आप अलग अलग तरह की फिल्में देखते हैं, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ। आप आगे का आप फिल्म्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा मानती हूँ कि फिल्म या तो कोई भी एंटरटेनमेंट जो होते हैं वो सारे, उसका 2 ही मकसद मेरे लिए है, क्योंकि मैं कोई भी काम मकसद के बगैर करती नहीं हूँ। शायद बचपन से ऐसा बना दिया है मैंने, हार्ड वर्क करके अपने आप को। तो मैं जब फिल्म देखने जाती हूँ तो मेरे 2 ही पर्पस रहते, राइट। एक तो मैं बहुत काम करती हूँ तो मेरे को एक्चुअली ब्रेक चाहिए। सो एकदम से बकवास कॉमेडी होती है ना, वो अच्छी लगती है, क्यों दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। और कभी कभी मुझे बाहुबली टाइप की मूवी,
फिर वो ऐसी मूवी कि जहाँ पे किसी ने मिलजुल के कुछ अचीव कर दिया हो, ऐसी मूवी बहुत अच्छी लगती है, उससे सीखने मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को एंटरटेनमेंट जब लेने जाओ तो उसमें उनका मकसद क्या है वो क्लियर होना चाहिए खुद के ज़िंदगी के अनुसार। जैसे कि मैं इतना काम करती हूँ, एकदम फोकस हो गए ना तो 3 घंटे तक बिल्कुल बकवास कॉमेडी होने से मुझे ब्रेक मिल जाता है, मतलब सोचना नहीं पड़ता ऐसा। या फिर मुझे कुछ ऐसे इंस्पायरिंग मूवी देखी तो मुझे लगता है वाओ पॉसिबल है कुछ करने का, तो वो भी एक मोटिवेशन वाला। तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भी ऐसी चीज़ है जो हम अपने ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़न ऐसी चीज़ है जहाँ पे फ़न कैन कंट्रीब्यूट इन योर लाइफ। ऐसी कौन सी फिल्म है जिससे आप ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हो? इंस्पायर्ड होने में मुझे एक स्टीव जॉब्स की मूवी एक आई थी, वो बहुत पसंद आई थी, फेसबुक का जो क्रिएटर था उसकी। तो मुझे बाहुबली भी अच्छी लगी थी ऑफ कोर्स। ख़त्म हुआ तो लगा अरे बाप रे कटप्पा ने क्यों इसको मार दिया, पता ही नहीं चला। ये सवाल तो अभी बहुत लोगों के मन में है, अभी भी घूम रहा है। बट तो इस तरीके से कई मूवीज़ ऐसी है कि जो इंस्पायर करती है। 3 इडियट्स फॉर एग्जांपल मैंने कई बार देखी और मुझे अच्छी लगी, काफ़ी बहुत अच्छी लगी। मैम अभी तक तो मैंने आपके बारे में पढ़ा था, मैंने आपके वीडियोस देखे थे, लोगों से सुना था, एक ड्रीम था कि मैं आपसे मिलूं और जो आपकी पॉजिटिविटी है वो एक बार मैं आपसे मिलकर मुझे पता था कि ये जो वाइब्रेशन होगी वो मुझ में भी आएगी और मेरे टीम में भी आएगी, एंड ये एक्चुअली आज हुआ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आप हमारे पॉडकास्ट का पहला हिस्सा बने, आपने आपका कीमती वक्त दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे, लेकिन फिर भी आपने हमें एक चांस दिया, तो उसके मैम द चार्ट कैट आपको धन्यवाद करता है। थैंक यू मैम। और मेरी तरफ से आपको बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि आपके पॉडकास्ट इतने सक्सेसफुल हो कि बड़े बड़े लोग वहाँ आने के लिए तरसे और लाखों करोड़ों लोग उसे फॉलो करें। ये मेरी ब्लेसिंग है आपको। थैंक यू मैम। गुड लक टू यू। हेलो दोस्तों, तो ये था हमारा आज का पहला पॉडकास्ट विद द वन एंड ओनली डॉक्टर स्मिता पंकजनरम, द को फाउंडर ऑफ आयुशक्ति आयुर्वेदा, द लेजेंड ऑफ आयुर्वेदा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और जितना उतना शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द हम हाजिर होंगे हमारे दूसरे गेस्ट के साथ, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब।